जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के 40 सुपरहिट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा आप झारखंड का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो गैप बीच बीच में छोड़ा हुआ है, यहाँ पर एडिशनल फैक्ट को भरेंगे तो चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि सब कुछ यहीं पर समझा दे और ये सीरीज जो है 40 क्वेश्चन का हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन का, कंप्यूटर का और जितना भी साइंस का सब हम इस तरह का सीरीज बनाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो 110 मार्क्स का 110 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सीजीएल में सामान्य अध्ययन से, वो सब यहाँ से आए, ठीक है। तो मेरा प्रयास रहेगा, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो देखिए ये 40 क्वेश्चन हम लिए हैं। ऐसा समझाने का कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो से आपका 5 से 8 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी बन सकता है, तो अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पूरा विस्तार से डिटेल से समझते हुए चलते हैं, ठीक है। एडिशनल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे ज़्यादा लोग इसी को पसंद करता है, एडिशनल फैक्ट को, तो हमको देने में भी मज़ा आता है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, मतलब कि यहाँ से टेलीग्राम में, क्योंकि सारा जो मेरा चैनल में जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसका सारा पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। मतलब विकास सिंघल ऑफिशियल आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, मिल जाएगा। नहीं तो नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और पीडीएफ जो है वही मिलेगा आपको। टेस्ट भी ले रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज करता है, अरे भाई टेस्ट जब में देख रहे हैं तो जितना लोग मार रहे हैं वो 50% तो ऐसे ही गलत मार रहे हैं। तो भाई कंफ्यूज मत कीजिए, मेरा क्वेश्चन वैसा रहता है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन वहाँ भी रह सकता है। तो थोड़ा लेवल का ठीक क्वेश्चन रहता है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। हम टेस्ट देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट मारिए, हम पर डे टेस्ट ले रहे हैं 40-50 क्वेश्चन का। आप लोग भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजधानी रांची को किस उपनाम से जाना जाता है? मतलब राजधानी रांची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, शहीदों की नगरी भी कहा जाता है इसको, झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्योंकि झरनों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, जैसे सोनवा जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम फॉल, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे गौतम धारा, जो पूरा तरीका से बहुत सारा यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है, शहीदों की नगरी बोलते हैं। और इसके बाद इसको और झारखंड का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। यहीं से जो 28 तारीख का सीजीएल हुआ था, जो रद्द हुआ, वो यहीं से 2 क्वेश्चन पूछा था। उसमें आप लोग पेपर देख सकते हैं, ठीक है। 28 तारीख वाला पेपर देखिएगा, रांची का उपनाम पूछा था, तो दो क्वेश्चन वहाँ पर रखा हुआ था। अब मेरा रांची जो 1.5 घंटा का पढ़ाया हुआ उसी से 4 क्वेश्चन था, ठीक है, 40 में से। मेरा प्रयास रहेगा कि 40 में से आप पूरा 40 मारिए, ठीक है, सीजीएल में, जेएसएससी सीजीएल में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया शहीदों की नगरी, याद रखेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे लातेहार का पूछेगा कि लातेहार को किस नाम से जानते हैं, उपनाम से, तो याद रखेंगे रेगिस्तान का नकलिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान का नकलिस्तान, नकलिस्तान के नाम से जानते हैं। इसी तरह से पाकुड़ को बोलेगा, पाकुड़ को, तो पाकुड़ को काला पत्थर की नगरी, ठीक है, काला पत्थर की नगरी, काला पत्थर की नगरी, ठीक है, काला पत्थर की नगरी बोलते हैं। देवघर को क्या बोलते हैं? हरित कीवड़ा, ठीक है, हरित कीवड़ा, हरित कीवड़ा बोलते हैं देवघर को। और जामताड़ा को क्या बोलते हैं? सांपों की नगरी, सांपों की नगरी, ठीक है, नगरी। तो जामताड़ा को सांपों की नगरी बोलते हैं। वहाँ पर आप जाइएगा ना तो मतलब मच्छरदानी लगा के जंगल में सोइए तो सप्पेन चारों तरफ से मंडराता रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर वो सांप नहीं काटने वाला, रसल वाइपर और करे तुरंत नहीं रहता है, और वो गेहमन उमन नहीं होता है जो मतलब कि काट दे तो आदमी निपट जाएगा। मतलब नॉर्मल सांप रहता है, जो काटेगा तो कोई तकलीफ नहीं होता है। 8-10 तो सांप काटता तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि उसमें न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होता है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। राजधानी रांची कब आता है? तो 1899 में रांची बना था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। रांची में बहुत सारा है, ऑक्सीजन पार्क। फिर उसके बाद देखेंगे मतलब यहाँ पर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान देखने को मिलेगा, 1994 में बना है, ठीक है, 1994 में बना है उसको, ठीक है। फिर बहुत सारा यहाँ पर है
ऑक्सीजन पार्क, सम्राट अशोक पार्क, फिर आप टाइगर हिल पहाड़ी मंदिर जहाँ पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है। एकमात्र झारखंड का पूरा भारत का ये मंदिर है जहाँ झंडा फहराया जाता है, सो भी तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा याद रखने का चीज़ है, जहाँ से आप कंफ्यूज नहीं करना होगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, जो करगली है, ठीक है, करगली कोयला क्षेत्र किस जिला में स्थित है? तो करगली कोयला क्षेत्र ये बोकारो जिला में स्थित है। बोकारो का स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ में गढ़वा का भी हुआ था 1991 में, और इसी के साथ चतरा का भी स्थापना हुआ था। तो गढ़वा, चतरा और बोकारो का स्थापना 1991 में हुआ था। अब बोकारो एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जिसका स्थापना जो है वो 2 जिला से कट करके हुआ है, एक गिरिडीह और एक है आपका मतलब कौन सा, तो एक है आपका धनबाद। तो गिरिडीह और धनबाद से कट करके बना है। तो ये करगली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो बोकारो में। एक है कर्णपुरा। तो कर्णपुरा जो है ना ये आपका हजारीबाग में पड़ता है। हजारीबाग मतलब बड़का गांव, ठीक है, बड़का गांव में पड़ता है ये हजारीबाग में, कर्णपुरा। और ये जो है इसी तरह से आपका देखेंगे पीपरवार, ठीक है। तो पीपरवार जो है चतरा में पड़ता है। अभी एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी ये हो गया पीपरवार, तो याद रखेंगे, एक हो गया यहाँ पर। इसके बाद सिकनी कोयला क्षेत्र याद रखिएगा, सिकनी कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है? लातेहार में सिकनी कोयला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आम्रपाली, देखिए आम्रपाली जो है ना ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो आम्रपाली आपको देखने को मिलेगा टंडवा, ठीक है। टंडवा जो है ना ये क्षेत्र कहाँ पर है? तो चतरा में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो है झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो धनबाद में है, ठीक है, धनबाद में है। इसी तरह से गिद्दी कोयला क्षेत्र पूछेगा तो कहाँ पर है? तो गिद्दी कोयला क्षेत्र रामगढ़ में है। इसी तरह से आपको पूछेगा कि एक है ललमटिया कोयला क्षेत्र, कहाँ पर है? तो ललमटिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये ललमटिया जो घटना भी हुआ था, कोल फील्ड घटना, तो ये मतलब गोड्डा में है, जहाँ पर अडानी कंपनी जो है लगाई है अपना विद्युत प्लांट। बांग्लादेश को विद्युत बेचेगी, 25% झारखंड को देगी, बाकी सब 75% बांग्लादेश को बेचेगी। तो वो कहाँ पर है? तो गोड्डा में है। सबसे ग्रामीण एरिया कौन है? गोड्डा है। सबसे शहरी एरिया कौन है? धनबाद है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद जो है ना गिद्दी कोयला क्षेत्र हो गया, और एक चासनाला भी है, कहाँ पर? धनबाद में। तो झरिया कोयला क्षेत्र ये जो है धनबाद में है। फिर उसके बाद चासनाला कोयला जहाँ दुर्घटना भी हुआ था बहुत बड़ा, तो ये भी धनबाद में है। गैंग्स ऑफ वासेपुर मतलब कि ये भी है, धनबाद में है। तो ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोयला का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, ठीक है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला मिलता है, और ये सब एरिया दामोदर नदी घाटी के आसपास देखने को मिलेगा। वैसे राजमहल के क्षेत्र में भी कोयला देखने को मिलता है। गढ़वा आखिर कहाँ पर है? तो गढ़वा आपका संथाल परगना राजमहल के क्षेत्र में ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब कोयला से संबंधित बात बताएं, एकदम दिमाग में रखिएगा। एडिशनल फैक्ट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का रोज़ आप लोग के लिए एक सीरीज आते रहेगा। जनरल स्टडी का भी आएगा और झारखंड का भी आएगा। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आप करते हैं ना तो अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग को लाइक करने में 1 सेकेंड और सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड लगता है, लेकिन हमको पढ़ाने और PDF बनाने तक पूरा 4, 5, 6 घंटा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिएगा, आप ही लोग का जो सहयोग से ऊर्जा मिलता है जो पढ़ा पाते हैं। 12 बज गया है, एक ज़रा सा लाइट उठ नहीं है आसपास में, तब भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरदरिया आंदोलन, ठीक है। सरदारिया आंदोलन से झारखंड का कौन सा विद्रोह संबंधित है? मतलब कौन सा ऐसा विद्रोह है जो सरदारिया विद्रोह जो हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, उसी से मतलब प्रभावित है और उसी को आगे बढ़ाया है। तो देखिए सरदारिया आंदोलन जो है ना वो 1858 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये कभी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सरदारिया आंदोलन जो है, सरदारिया आंदोलन है कब चालू हुआ था? तो ये जो चालू हुआ था 1858 ईस्वी में चालू हुआ था, और मुख्य रूप से किसानों का मांग था
कि जनजाति लोग पर जो अत्याचार हो रहा था, किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था, जो अंग्रेज ज़मीन छीन ले रहे थे, उसी के विरुद्ध में ये विद्रोह चालू हुआ था। लेकिन ये सरदारिया विद्रोह जो है ना 1858 से ये चालू हुआ और जा कर के 1895 ईस्वी तक शिथिल पड़ गया, ठंडा पड़ गया। तो 1895 में जब ठंडा पड़ गया तो यही 1895 ईस्वी से मतलब एक विद्रोह चालू हुआ, मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह 1895 से एक विद्रोह चालू हुआ, मुंडा विद्रोह। और ये मुंडा विद्रोह जो है वो 1895 से लेकर के 1895 से 1900 ईस्वी तक ये चला था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और ये जो मांग कर रहे थे इसी को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया और यहाँ के जनजातियों के अधिकार हितों की रक्षा के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ा था। हालांकि प्रारंभ में ये धार्मिक सुधार आंदोलन था, बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसको उलगुलान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन जब इनको 1997 में पकड़ करके ले गया, पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था बिरसा मुंडा को, मतलब 1995 में ही गिरफ्तार किया गया था। 97 में तो हरियक जयंती पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, हरियक जयंती पर छोड़ा गया था। तो उसके बाद जो है ये खूनी क्रांति के रूप में बदल गया था पूरी तरीक़ा से। तो एक प्रकार से सरदारिया विद्रोह कब चालू हुआ था पूछेगा तो ये 1858 में। कब तक चला था तो ये 1895 तक। 1895 में कौन सा विद्रोह चालू हुआ? मुंडा विद्रोह। कब तक चला? 1900 ईस्वी तक चला। कौन नेतृत्व किए थे? बिरसा मुंडा किए थे। ये कहाँ से चला था? खुट्टी उलीहातू क्षेत्र से चला था। डोंबारी पहाड़ के क्षेत्र में ये अपना प्लान बनाते थे और अंग्रेज़ों को जो है छक्का छुड़ाने का काम करते थे। हालांकि बाद में बोला जाता है 1900 ईस्वी में डेंगू के कारण इनकी मौत हो गई थी। और आज जो है मतलब इन्हीं के नाम पर रांची का जो बिरसा मुंडा कारागार इन्हीं के नाम पर है। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो आंदोलन का डेट कम से कम याद रखेंगे, जैसे हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह जो है, विद्रोह कब हुआ था तो याद रखेंगे ये 1800 देखा जाए तो 1800 मतलब 1800 कितना ईस्वी में? 1821-22 ईस्वी में, 20-21 में हुआ था। 1820-21 में हुआ था। इसके बाद अगर कभी आपसे पूछेगा कोल विद्रोह, कोल, ठीक है, तो ये कब हुआ था तो 1800 देखा जाए तो 1831-32 ईस्वी में हुआ था। बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगर टाना भगत आंदोलन पूछेगा तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और सबसे पहला जो हुआ था 1700 कितना ईस्वी में तो 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं से लिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व पलामू के क्षेत्र से किसने किया था तो नीलांबर पीताम्बर ने किया था। पलामू के क्षेत्र से नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व किया था। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम एक मैप बना करके रेंडम हम बताते हैं फटाफट, जिसको आप लोग सब पूरा 1857 खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1857 का जो क्रांति है वो कहाँ से चालू हुआ था तो याद रखेंगे कि मतलब पूरा नियमित रूप से जो चालू हुआ था 10 मई 1857 में मेरठ से चालू हुआ था। ठीक है, मेरठ से चालू हुआ था और उसके बाद चालू होकर के जून जुलाई में ये झारखंड के क्षेत्र में पहुंचा। और ये देवघर जो है रोहिणी गांव में सबसे पहले 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर देवघर में। ठीक है, और देवघर से ये इधर नहीं बढ़ा, संथाल परगना के तरफ नहीं बढ़ा, क्योंकि संथाल परगना में 1855-56 ईस्वी में एक संथाल विद्रोह हुआ था जिसमें संथालियों को बहुत अंग्रेज़ों ने मारा था। तो ये पूरा संथाली लोग डरे हुए थे अंग्रेज़ से, इसीलिए संथाल विद्रोह जो है उसके बाद जो 1857 का विद्रोह हुआ एक साल के बाद, ये पूरी तरीक़ा से जो है इससे अछूता रहा। मतलब संथाल परगना से केवल चालू हुआ देवघर से, लेकिन संथाल परगना में फैला नहीं, ये जो है इधर फैला, इधर। तो यहाँ हजारीबाग जो क्षेत्र हुआ करता था उस समय, यहाँ पर सुरेंद्र साहनी ने इसका नेतृत्व किया। हजारीबाग से किसने किया था? सुरेंद्र साहनी ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर आ जाते हैं यहाँ पे रांची के डोरंडा क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे कौन तो डोरंडा के क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे जयमंगल पांडे और नादिर अली। जब जयमंगल पांडे और नादिर अली जो है वो लोहरदगा और लातेहार होते, चतरा होते, कुंवर सिंह से मिलने बिहार जा रहे थे, तो चतरा जो क्षेत्र है यहाँ, चतरा में मेजर इंग्लिश पकड़ लेता है।
बस लड़ाई होता है आपस में, घूसा घूसी मारा मारी होता है। इसके बाद होता है क्या कि ये क्षेत्र में पूरी तरीक़ा से इनको जो है फांसी की सज़ा दे दिया जाता है मेजर इंग्लिश के द्वारा। आम के वृक्ष पर लटका के पंसीहारी तालाब में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो इस तरह से डोरंडा का क्षेत्र का नेतृत्व तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तो शहीद हो जाते हैं और पहले झारखंड के क्षेत्र में शहीद होने वाले व्यक्ति हैं। और भारतों में मंगल पांडे हुए हैं, मतलब भारत में पहले 1857 के शहीद मंगल पांडे हैं, लेकिन झारखंड में जय मंगल पांडे हैं और नादिर अली भी साथ साथ में शहीद हुए थे। तो इसके बाद डोरंडा जब खाली हो जाता है तो विश्वनाथ सहदेव आते हैं, उनके साथ जो है मतलब कि पांडे गणपत राय आते हैं, सेनापति होते हैं, कुल मिला के उनका दीवान रहते हैं, लेकिन यहाँ सेनापति के रूप में अपना रोल अपनाते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों से लोहा लेते हैं, मतलब दोनों, ठीक है। विश्वनाथ सहदेव मुक्ति वाहिनी सेना का नेतृत्व करते हैं और सेनापति बना देते हैं किनको, तो पंडित गणपत राय को, पांडे गणपत राय को, जो लोहरदगा क्षेत्र का आदमी होता है। ये हो गए दो व्यक्ति, ठीक है। और दो व्यक्ति और मांझी के क्षेत्र तक नेतृत्व करता था, जो आप देखेंगे तो चुट्टू पालू का घाट का एरिया को नेतृत्व करता था, वो टिकैत उरांव और शेख भिखारी थे। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज इन्हीं के नाम पर है, हजारीबाग वाला, ठीक है। तो शेख भिखारी दीवान किसके थे, ये टिकैत उरांव के। और ये चुट्टू पालू क्षेत्र में अंग्रेजों को खदेड़ने का काम कर रहे थे, इसीलिए इनको दोनों को फांसी की सज़ा चुट्टू पालू घाट में दिया गया है, ठीक है, शेख भिखारी और टिकैत उरांव को। और वो दोनों को जो है मतलब आप देखेंगे तो विश्वनाथ सहदेव और एक गणपत राय को फांसी की सज़ा दिया गया है। हिंदू मतलब स्कूल जो है वहाँ पर रांची में, और वो कदम के वृक्ष पर लटका करके फांसी की सज़ा दी गई है। तो ये रांची के क्षेत्र से 6 आदमी का नाम आ जाता है, जयमंगल पांडे, नादिर अली, ठीक है। उसके बाद शेख भिखारी भी एक प्रकार से वहीं रांची के क्षेत्र में ही गिने जाते हैं, टिकैत उरांव भी, और एक जो है विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, ये 6 आदमी रांची से नेतृत्व किए थे। इसके बाद देखेंगे तो ये एरिया, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पर जो मतलब चाईबासा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पोरहाट का जो राजा हुआ करता था अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किया था। हालांकि अर्जुन सिंह को बनारस भेज दिया गया था पकड़ करके, ठीक है। तो ये अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किया था। और पलामू के क्षेत्र में, ये है पलामू के क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखेंगे ये पलामू के क्षेत्र में नेतृत्व करने का काम किसने किया था, नीलांबर पीताम्बर ने किया था। और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है 2009 ईस्वी में यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय से कट के बना है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। तो ये पूरा 1857 का क्रांति का किसने किसने कहाँ से नेतृत्व किया, ये हम बता दिए। वैसे हम इतिहास पढ़ाएंगे तो धज्जिया उड़ा के रख देंगे झारखंड का, लेकिन क्या है कि अभी क्वेश्चन बता रहे हैं तो उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे, लेकिन जितना ज़रूरत है बता देते हैं। आपका परीक्षा में उतना ही काम दे देगा, ठीक है। बस खाली खोपड़िया खोल के रखना है, खोल करके रखना मतलब है कि ओपन करके रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, रांची विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था, तो रांची विश्वविद्यालय को अलग किया गया था पटना अंबेडकर विश्वविद्यालय से अलग किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे रांची विश्वविद्यालय जो है वो कब बना था, तो 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय बना था। और ये अंबेडकर विश्वविद्यालय से कट करके बना था, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय अंबेडकर से कट करके बना था, 1960 ईस्वी में बना। फिर इससे जो है एक आपका नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर जो है ये बना कब 2009 में, नीलांबर पीताम्बर 2009 में बना, ठीक है। कोल्हान विश्वविद्यालय, कोल्हान जो है ये कब बना, तो ये भी 2009 में बना, ये भी रांची से कट करके बना था, ठीक है। और एक और यहाँ पर बना, यहाँ लिख देते हैं बी, ठीक है, VBU विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ठीक है। विनोबा भावे कब बना, 1992 में बना। अब विनोबा भावे से भी कट करके 2017 में एक विश्वविद्यालय बना, कोलांचल विश्वविद्यालय, जो धनबाद में है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय 2017 में इससे भी कट करके बना। तो याद रखेंगे। अब यूनिवर्सिटी का बात आया तो एक यूनिवर्सिटी याद रखेंगे, कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कब बना है, तो 1981 ईस्वी में बना है। और एकमात्र झारखंड का कृषि विश्वविद्यालय है। झारखंड का एक कृषि महाविद्यालय भी है, एक कृषि महाविद्यालय है जो 1956 में बना है। कृषि महाविद्यालय जो है वो भी रांची में है, 1956 में बना है। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कब बना है, तो 1981 ईस्वी में रांची में बना है। और एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय और एकमात्र महाविद्यालय कृषि का, ये दोनों रांची में ही है।
थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और एक बहुत चर्चित विश्वविद्यालय है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय है ये 2017 में ये भी बना है। याद रखना है कि ये रांची जो कॉलेज था, रांची महाविद्यालय, ठीक है, रांची महाविद्यालय को मतलब अपग्रेड करके उसको ऊपर उठा करके विश्वविद्यालय में बदल दिया गया और नाम दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। 2017 में इसका स्थापना हुआ है। ये जो रांची विश्वविद्यालय कब बना था, तो 1926 में बना था, 1926 में बना था, जिस समय ISN धनबाद बना था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद बना था। अभी झारखंड का एकमात्र IIT है वो, ठीक है। तो वो जिस समय बना था उसी समय ये महाविद्यालय बना था और इसी को अपग्रेड करके अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया, ठीक है। झारखंड का एक जनजातीय विश्वविद्यालय जो है मतलब बना है कहाँ पे, तो रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर, एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय। एकमात्र महिला विश्वविद्यालय भी जमशेदपुर में बना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय ये कहाँ बन रहा है, तो ये आपका देखा जाए तो गिरिडीह में बन रहा है, ठीक है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर, ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय ये देवघर, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। निजी विश्वविद्यालय पहला कहाँ बना था, अर्का जैन विश्वविद्यालय, ये बना था आपका जमशेदपुर में, ठीक है। और एक महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में बन रहा है। तो ये सब याद रखिएगा। कॉलेज उलेज महाविद्यालय से बात आया, इसीलिए 8-10 ठो हम बता दिए और नायिका भी बता दिए जो करंट के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे झारखंड, ठीक है। बढ़िया से सुन भी लीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा आप लोग के लिए। झारखंड के किस जिला का सीमा जो है वो देखा जाए तो किसी भी राज्य से नहीं लगता है। किन जिलों का नहीं लगता है, एक लोहरदग्गा और एक खुट्टी। लोहरदग्गा और खुट्टी का सीमा किसी से नहीं लगता है, बाकी सब का सीमा कहीं ना कहीं से लगता है। जैसे हम थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं और आपको फटाफट बता देते हैं कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र का कहाँ पर सीमा लगता है। देखिए ये अगर मान लेते हैं झारखंड है, ये छोटा सा झारखंड है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो एक एक करके हम बताते फटाफट। देखिए ये जो है आपका बिहार है, तो बिहार से जो सीमा लगता है वो 10 का सीमा लगता है। कौन कौन है, तो 1 नंबर में गढ़वा, 2 नंबर में पलामू, ठीक है, 3 नंबर में चतरा, 4 नंबर में हजारीबाग, 5 नंबर में यहाँ देखेंगे तो कोडरमा, 6 नंबर में कौन सा है, तो ये हो जाएगा गिरिडीह, 7 नंबर में देखेंगे देवघर, 8 नंबर में दुमका, गोड्डा जो है वो 9 नंबर में, 10 नंबर में साहेबगंज। अब अगर पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से कौन सा हो जाएगा, तो साहेबगंज वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा साहेबगंज, पाकुड़ हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद दुमका हो जाएगा 3, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर में जो हो जाएगा दुमका के बाद जामताड़ा 4, फिर उसके बाद यहाँ पर देवघर, देवघर नहीं है, देवघर तो ऊपर में है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये तो हो गया जामताड़ा। इसके बाद धनबाद 5 नंबर में हो गया, ठीक है। उसके बाद धनबाद के बाद बोकारो 6 नंबर में हो गया, रामगढ़ 7 नंबर में हो गया, रांची 8 नंबर में हो गया, 9 नंबर में सरायकेला खरसावां, ठीक है, 9 नंबर में हो गया, पूर्वी सिंहभूम 10 नंबर में हो गया। तो इधर से भी पश्चिम बंगाल से भी 10 का सीमा लगता है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करते थोड़ा सा, मतलब आप देखेंगे तो उड़ीसा के साथ, यहाँ नीचे उड़ीसा है, तो उड़ीसा के साथ किसका किसका लगता है, तो 1 हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, 2 हो जाएगा सरायकेला खरसावां, 3 हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम और 4 हो जाएगा सिमडेगा। तो इसके साथ 4 सीमा लगाता है। और इधर का बात करेंगे, जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो गढ़वा छत्तीसगढ़ से लगता है 1, 2 हो जाएगा मतलब यहाँ पर लातेहार, 3 हो जाएगा गुमला और 4 हो जाएगा सिमडेगा। तो 4 जो है छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगता है। और 1 गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से और बिहार से 3-3 स्टेट से सीमा लगाता है। एकमात्र यहाँ पर लोहरदग्गा है, लोहरदग्गा जो है किसी से नहीं लगता है। और एकमात्र यहाँ खुट्टी है जो किसी से सीमा नहीं लगाता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, लोहरदग्गा और खुट्टी किसी से सीमा नहीं लगाता है। मतलब 24 जिला टोटल है झारखंड में, ठीक है। उसमें से 22 जिला का सीमा किसी न किसी राज्य से लगता है, किसी न किसी राज्य से लगता है क्या, सीमा लगता है, किसी न किसी से लगता है। केवल 2 का सीमा नहीं लगता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से चतरा का जो कहते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
तो ये सब हम बताए, वो एक क्वेश्चन था, लेकिन हम सब बता दिए कि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए निंदी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? निंदी जलप्रपात जो है अगर आप देखा जाए तो लोहरदग्गा में स्थित है। निंदी जलप्रपात लोहरदग्गा में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, लोहरदग्गा जो है 1983 ईस्वी में बना था। 4-5 ठो जलप्रपात बार बार पूछा जाता है। एक मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में है, मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में है। हिरनी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। फिर उसरी जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह में है, ये भी पूछा जाता है। प्रेमा घाट जलप्रपात, सदनी घाट जलप्रपात, ये कहाँ पर है? तो ये गुमला में पड़ता है। बलचौरा जलप्रपात, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे गढ़वा में, जो पूछा जाता है बलचौरा जलप्रपात। केला घाट जलप्रपात जो है सिमडेगा में है। मोतीझरा जलप्रपात राजमहल के क्षेत्र साहिबगंज में है। ठीक है, इसी तरह से भटिंडा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर? धनबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मतलब एक है तमासीन जलप्रपात गुरसेंदु, ठीक है, ये तमासीन जलप्रपात। फिर उसके बाद बहुत सारा डुमेर सुमेर, ये सब जलप्रपात कहाँ पर है? ये चतरा में पड़ता है। तो ये सब जलप्रपात जितना बोले वो पूछता है। रांची वाला खाली नहीं पूछता है भाई साहब कि कहाँ पर है हुंडरू और कहाँ पर है मतलब आपका जो दसम फॉल, कहाँ पर है आपका जोन्हा जलप्रपात। झारखंड वाले ने जहाँ भी टूर जाता है यही जाता है, इससे ऊपर जेबन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोध गया जाता है। तो ये ने घूम ले तो उसको भी पता है कि कौन नहीं पूछना है। ठीक है, तो इधर जो है ध्यान में रखना है। 4-6 को जो जलप्रपात बताए वो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अपर घघरी लोअर घघरी कहाँ है? लातेहार में है। और इसी तरह से जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है महुआ टाँड़ वाला क्षेत्र में है, तो उसको कहते हैं सदनी घाट जलप्रपात। सदनी घाट नहीं, उसको क्या बोलते हैं याद रखेंगे, महुआ टाँड़ अभयारण्य जो है वहीं पर है, और वो बूढ़ा घाट नदी पर है, इसीलिए बूढ़ा घाट जलप्रपात भी बोलते हैं, याद रखेंगे उसको। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। झारखंड का एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ जो है वो 24वां, क्या क्या यहाँ से पूछता है देख लीजिए। रामगढ़ जो है 24वां जिला बना था, मतलब अंतिम जिला रामगढ़ बना था 24वां। एक क्वेश्चन हजारीबाग से कट करके। दूसरा क्वेश्चन कैथा शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ में है, जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। और यहीं पर जो है एकमात्र झारखंड का सैनिक छावनी है, वो यहीं पर है। 3 क्वेश्चन। एक है कि महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बन रहा है? तो यहीं बन रहा है, तो ये भी क्वेश्चन होगा। रजरप्पा जो है इसी में देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा ये सब। और इसका शेप कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। कैसा जिला है? त्रिभुजाकार। 1-2 बार ये भी पूछा है। और ये याद रखेंगे ये त्रिभुजाकार है। बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये बना है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इतना बात जो है वो याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। तो इतना सब बात रामगढ़ के बारे में याद रखिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन जो है एकमात्र यहाँ पर हुआ था 1940 में। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब्दुल कलाम उसकी अध्यक्षता किए थे। अब्दुल कलाम सबसे युवा मतलब कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले भी वही थे, और सबसे लंबे समय तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले भी व्यक्ति अब्दुल कलाम ही थे, याद रखेंगे। 1940 ईस्वी में हुआ था। 53वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 53वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। जगह का क्या नाम रखा गया था? और दुवरिया जो था गेटवा, ओकरा का नाम रखा गया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताइएगा यहाँ से। ठीक है, और कुछ रामगढ़ अधिवेशन की जो विशेषता है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, वहाँ पर छोटा नागपुर केसरी जो कहा गया था, किनको कहा गया था, किसने कहा था, ये सब बताइएगा। ठीक है, आप लोग कुछ तो आप लोग भी बोलिए, सब हम ही बोलेंगे। पूरा मुंह सूखने लगता है रात में बोलते बोलते। एक तो गर्मी से हालत ख़राब रहता है, पूरा पसीना छूटता रहता है। पंखा नहीं चलाते हैं आप लोग के कारण, क्योंकि आवाज़ चला जाएगा फाइन वाला, तो आप लोग को दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए नहीं चलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का कौन सा क्षेत्र जो है मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा था? मुस्लिम आक्रमण इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। ये है मानभूम। ठीक है, मानभूम। तो मानभूम क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। शायद उस समय देखा जाए तो एक प्रकार से पंचेत उनचेत जो राजवंश था वो काफ़ी शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था,
इसीलिए यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मुस्लिम आक्रमण इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। जिस तरह से 1857 का जो क्रांति है ये संथाल परगना के क्षेत्र में नहीं फैला था, हालांकि चालू संथाल परगना से हुआ था, लेकिन संथाल परगना के क्षेत्र में नहीं फैला था, क्योंकि इसके पहले संथाल विद्रोह हुआ था जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा था। इसी तरह से जो है यहाँ पे मानभूम के क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। मानभूम जो है वो मानभूम जो है वो 1833 ईस्वी में जिला बना था, जिस समय लोहरदगा और आपका हजारीबाग जिला बना था। हालांकि यही मानभूम 1956 ईस्वी में धनबाद के नाम से अस्तित्व में आया। धनबाद में धधकता हुआ कोयला क्षेत्र, ये पूछा था, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, धधकता हुआ कोयला क्षेत्र जो है कहाँ पर है, तो धनबाद में है। 1880 ईस्वी में कोयला में आग लगा हुआ है, जो आज तक लगा हुआ है। देखिए, बहुत लोग बोलता है सिगरेट पी करके कोयलवा में धरा दिया आग, ऐसा नहीं है, जो आज तक लगा हुआ है ऐसा नहीं है। सिगरेट पी करके कोई धराएगा तो आजकल वो तेल डालने से तो धरबन करता है कोयलवा, ठीक है, कच का कोयलवा, तो उसमें सिगरेट से कैसे धर जाएगा? नहीं, जहाँ पर जीवाश्म ईंधन होता है ना, एक प्रकार से कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, तो वहाँ पर गैस भी होता है। अब जंतु लोग मरते हैं तो गैस निकलता है, वो मीथेन, वो हवा के घर्षण से भी आग लग जाता है। देखिएगा, जहाँ पर कब्रिस्तान, जहाँ पर जीवों को गाड़ा जाता है, वहाँ रतिया में आग जैसा लगा हुआ, और गर्मी में देखिएगा उछलते रहता है। तो गमम बोलेगा देख भूतवा नाच रहल हो, तो भूतवा नाच न रहल हो, वो क्या है कि वहाँ पर जो मीथेन गैस लीकेज किया ओकरा में लग गया आग, तो वो हवा इधर उधर, जब तक उसमें मात्रा रहेगा मीथेन गैस का तब तक जलेगा, तो इधर उधर नाचता, तो कहता भूतवा नाच रहा है, वो है मीथेन गैस। ठीक है, साइंस बोलता है उसको मीथेन गैस, और ये सब कहता है भूत। ठीक है, तो मीथेन गैस लीकेज हो रहा होगा वहाँ, किसी तरह से हवा में घर्षण के कारण पकड़ लिया होगा, जो आज तक इसको बुताया नहीं जा सका है, और आज भी कोयला में आग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसीलिए झरिया को पुनर्वास के लिए बहुत बढ़िया 600 करोड़ से भी ज़्यादा पैकेज दी है सरकार, कि धनबाद से हटाओ और झरिया को दूसरा जगह पर बसाओ, कि और लाइन से बसा दो सबको। ठीक है, तो ये की है, ये सब थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ 90% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और देखा जाए तो झरिया कोयला क्षेत्र सबसे ज़्यादा कोयला निकाल के दिया जाता है, और पूरा भारत को ये सबसे ज़्यादा कोयला देता है। कोयला भंडारण के दृष्टि से हम नंबर 1 पर आते हैं, उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा नंबर पर आते हैं। किसी को दिक्कत होगा तो थोड़ा कम स्पीड कर लीजिएगा, किसको लगेगा बहुत स्पीड है तो कम कर लीजिएगा, जिसको लगेगा कम है तो ओकरा बढ़ा लीजिएगा। यूट्यूब में सब सुविधा है, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थोड़ा, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा होगा और हमारा मेहनत आप लोग को लिए अच्छा लग रहा होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे झारखंड का देखा जाए तो काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो झारखंड में काली मिट्टी जो है वो राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है। देखेंगे तो ये जो ना, ये अगर देखा जाए तो ये वाला जो झारखंड है, तो ये अगर पूरा हम मान लेते हैं कि झारखंड बनाए, तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, ये एरिया से मतलब है। तो यहाँ जो ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, तो ये एरिया जो है राजमहल का क्षेत्र है, राजमहल का क्षेत्र है। ये राजमहल क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर यहीं पर देखने को मिलेगा, और यही राजमहल क्षेत्र में मानसिंह जो है अपनी राजधानी बनाया था अकबर के समय में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, यहीं पर बनाया था। और ये जो राजमहल क्षेत्र है ना, जुरासिक काल का है, बहुत पुराना है ये क्षेत्र, मतलब जिस समय जुरासिक काल, मतलब समझ रहे हैं, डायनासोर जब रहते थे उस समय का ये है। और इसी का ऐसे बढ़ा हुआ जो है ना, वो है आपका शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। वो शिलोंग का पठार राजमहल का ही हिस्सा है। आपसे पूछा जाएगा कि शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है, तो राजमहल का पठार का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, राजमहल का पठार का हिस्सा है। गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ है वो राजमहल पहाड़ का हिस्सा है, याद रखिएगा। बोलिएगा बिचवा में तो बांग्लादेश आ जाता है, बिचवा में तो नदी उदी है, बिचवा में तो पठार नहीं है, मैदान है। तो भैया वो जो है गंगा नदी पद्मा नदी के नाम से घुसती है, मतलब कहाँ पे, बांग्लादेश में, और उधर से जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी जमुना के नाम पर गंगा में घुसती है, और वो सब काट काट करके वो पठार को एकदम नीचे बना दी है। और नदियाँ जब काटती है ना, तो समुद्र तल को प्राप्त करती है तब काटना छोड़ती है, तब तक काटते रहती है। तो बिचवा में जो बांग्लादेश है ना, इसको कहते हैं मालदा गैप।
आपसे कभी पूछेगा शिलोंग का पठार और राजमहल का पठार का बीच का जो पठार जो खत्म हो गया, नदियों ने पाट दिया है, उस पठार को क्या कहते हैं? उसको मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप। आपसे पूछा जाएगा कि मालदा गैप में कौन सा देश है, तो यही बांग्लादेश है जो अभी उत्पाद मचाए हुए आपस में, ठीक है, तो उसी को है, वही बांग्लादेश यहाँ पर है, याद रखिएगा। और यही बांग्लादेश को अडानी कंपनी जो गोड्डा में प्लांट लगाई है 1600 मेगावाट का, वो बेचेगी, मतलब यही बिजली। झारखंड अंधेरा में रहे, 25% झारखंड को देगी और 75% बेच देगी। कहाँ से? तो ये जो है मतलब देखा जाए गोड्डा से तुरंत बांग्लादेश उधर भेज देगी। तो ये सब चीज़ है, थोड़ा याद रखिएगा। वही ललमटिया कोयला क्षेत्र से कोयला निकाल के ताप विद्युत लगाई है और वहाँ से तुरंत जाके बांग्लादेश को बेचेगी अडानी कंपनी। अभी अडानी जो है ना वो नंबर 1 पर आ गया है, सबसे अमीर भारतीय जो है वो अडानी है, ठीक है, मतलब गौतम अडानी, ये जो है ना अडानी सबसे अमीर हो गए। मुकेश अंबानी तो पीछे हो गया आदमी। जियो का चार्जर बढ़ा दिया, उसके बाद जियो से सब लोग BSNL खरीद लिया, ठीक है। अब BSNL जो है ना 5G लिखा हुआ रहता है, बस समझिए यही चीज़ है कि आपके पास ट्रैक्टर है, ठीक है, हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, BSNL खाली नाम मात्र का लिखा रहता है 4G 5G, आप उस सीमा का ले लीजिए। तो लेने से मतलब हो गया ना कि आप लिए हैं ट्रैक्टर और ओकरा में लिख दिए हैं कि ये है BMW, ठीक है। तो बड़ी शौक से देखिएगा कि कौन सा गाड़ी है, BMW, और वो है रियल में ट्रैक्टर, ओकर में बैठल है तो वही तरी उलट पलट करके ले जा रहा है, ठीक है, वो है ट्रैक्टर और लिखल का चीज़ है BMW। तो उसी तरह से जियो मतलब ये है BSNL, लिखल तो 4G लेकिन एकदम चलेगा 1G जैसा, पेमेंटवा नहीं होता। एक बार दूसरा, हम खाने के लिए गए, मतलब खाने के लिए गए थे समोसा, अब BSNL में था रिचार्ज, अब हम स्कैन किए मतलब फ़ोन पे से, तो पेमेंटे नहीं ले रहा, गोल गोल घूम रहा है। बगल से कोई भाई हमको वाईफाई दिया तब पेमेंट कर पाएँ। तो यही है, मतलब क्या कीजिएगा। तो ये है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, और कपासीय मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाला मिट्टी बोलते हैं। जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बारीक कण इसी का होता है, ठीक है। जब बारिश नहीं होता है तो फट जाती है, बारिश होता है फटिया में पनिया घुस जाता है, तो ये स्वतः जुताई हो जाता है इसका, याद रखेंगे। विश्व स्तर पर इस मिट्टी को चरणोज्जम मिट्टी कहते हैं। अब विश्व स्तर पर मिट्टी को 11 भाग में, देश में देखा जाए तो मिट्टी को 8 भाग में, और झारखंड की मिट्टी को 6 भाग में बांटा गया है। झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है 90%, ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी जो है ज़्यादा बारिश होता है और पाट के पठार में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। बलुई मिट्टी जो दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में बलुई मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। तो ये सब याद रखेंगे। दोमट मिट्टी हमारे यहाँ जो है साहेबगंज के क्षेत्र में, जो नदी घाटी क्षेत्र है, जो साहेबगंज वाला और पाकुड़ वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। झारखंड में चाय का खेती कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुमला में होगा, हजारीबाग में। गुमला और हजारीबाग में चाय की खेती किया जाएगा। गुमला और हजारीबाग में चाय की खेती किया जाएगा। हजारीबाग में देखा जाए तो गन्ना का सबसे उत्पादन ज़्यादा होता है हजारीबाग में, फिर आलू का भी जो है यहीं पर होता है, आलू का, ज्वार का यहीं होता है, बाजरा का, ठीक है, बाजरा का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं होता है। गन्ना, आलू, ज्वार, बाजरा जो है ना, प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा हजारीबाग के क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बोला, यहाँ से पूछा जाता है। गुमला जो है ये आप लोग जानते ही हैं, 1983 में बना था। ये रांची से अलग हुआ था, रांची का एक अनुमंडल 1902 ईस्वी में बना था, ठीक है। अल्बर्ट एक्का का संबंध गुमला से है, फिर टाना भगत आंदोलन में जतरा भगत का भी संबंध यहीं से है, ठीक है। आगे जो है बहुत सारा व्यक्ति को पढ़ेंगे यहाँ पर गुमला के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का देखा जाए तो झारखंड का ग्रीन सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो HEC के अंदर किया जा रहा है। आपको पता है आधा रांची जो है HEC के अंदर में बसा हुआ है, और HEC जो है वो 1958 में बना था। कब बना था? तो ये 1958 में बना था। ये जो है मतलब इसरो के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्चिंग पैड बनाने का काम करता है। इसको कारखानों का कारखाना बोलते हैं। रांची समझिए इसी में बसा हुआ है।
आप समझ रहे 1777 वर्ग किलोमीटर में HEC फैला हुआ है। एक बार JPSC इससे को पूछ दिया है क्वेश्चन सीधे सीधे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे ग्रीन सिटी हो गया, इसी के अंदर बनेगा HEC के अंदर साइंस सिटी, ठीक है। साइंस सिटी जो है वो कहाँ पर बनेगा, तो ये भी रांची में ही बनेगा। लेकिन सोलर सिटी जो है, सोलर सिटी है, ये कहाँ बनेगा, गिरिडीह में, ठीक है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में बनाया जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एल्युमिनियम कंपनी जो है वो कहाँ है, तो ये आपका रांची में 1938 ईस्वी में ये बना था। गैतल सूद बांध में सोलर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, वो लगाया गया है, एक प्रकार से ध्रुवा में है वो, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी यहाँ पर है, 1940-41 में ये बना था। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर झारखंड का कौन सा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का 2-4 चीज़ याद रखिएगा। ये चालू हुआ था 3 अप्रैल को, ठीक है। डेट कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 जगह हम देखे हैं, मतलब कि ये पूछा गया है। 3 अप्रैल 1914 ईस्वी को ये चालू हुआ था। कहाँ से चालू हुआ था, तो ये गुमला के जो चैनपुर क्षेत्र से चालू हुआ था। उरांव जनजातियों में सुधार के लिए, उरांव जनजातियों का जो रहन सहन है, खान पान है, जो उनका सभ्यता संस्कृति है, उसमें पूरी तरीक़ा से बदलाव और सुधार के लिए ये आंदोलन चालू किया गया था जतरा भगत के द्वारा। जतरा भगत का कहना था कि हे धर्मेश उरांव का, क्योंकि ये उरांव जनजाति से थे, ठीक है। तो उरांव जनजातियों में सुधार चाहते थे, तो उरांव का प्रमुख देवता होता है धर्मेश। तो धर्मेश को इन्होंने आह्वान किया था कि हे धर्मेश, सभी जो उरांव जनजाति है उनको अपनी ओर खींचो, टानो, टानना भगत इसी के लिए नाम पड़ा है, टानो मतलब खींचो, और सही मार्ग प्रशस्त करो, सही मार्ग दर्शन करो ये सबको, और सही मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरित करो ये। और बाद में ये सब बोले थे कि कोई भी अंग्रेजों को नहीं देगा लगान, ठीक है। यह इसी का विद्रोह था। तो ये विद्रोह जो है ना शांतिपूर्ण था। जब महात्मा गांधी आए थे तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी से टाना भगतों का मिलन हुआ। तो जब मिले टाना भगत लोग, तो उनके चरण कमलों पर चलना प्रारंभ कर दिए और महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य बन गए थे ये सब। इसीलिए ये आंदोलन को महात्मा गांधी से जोड़ कर देखा जाता है और महात्मा गांधी से प्रेरित बोला जाता है। इसीलिए ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन एकमात्र झारखंड का आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। और ये आंदोलन देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से अहिंसावादी था। अहिंसावादी कहने का मतलब हिंसा नहीं करना इस सबका उद्देश्य था। शांतिपूर्वक रूप से अपने मांग को रखना इस आंदोलन का उद्देश्य था। आज तक ये सब अपना आंदोलन जारी रखा है, ठीक है। वाइट कपड़ा पहन लेता है, एक धोती, आप भोपू लेकर के आंदोलन करता है। टाना भगत पुनर्वास केंद्र भी रांची में बना दिया गया कि शांति से आप लोग धरना कीजिए, फिर जाके वहाँ रहिए, खाइए पिए सोइए, फिर आइए और फिर धरना कीजिए, आपका सुनेंगे नहीं, फिर जाइए, ठीक है। तो इस तरह करते रहिए। तो ये टाना भगत आंदोलन, और यहीं से अल्बर्ट एक्का गुमला से थे, याद रखेंगे। ये गुमला से कुल मिला के चालू हुआ था। अल्बर्ट एक्का के बारे में आप लोग जानते हैं कि परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के एकमात्र भारतीय जो है अल्बर्ट एक्का थे। ये सब लगातार बोलना पड़ता है, पूरा गला जो है ना सूखने लगता है। क्या करें, पूरा जब तक नहीं ख़त्म होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगातार बोलते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो हुआ था, कौन सा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था उस समय। तो जब अंग्रेज़ का प्रवेश देखा जाए तो देखिए ये झारखंड है, ठीक है। ये जो झारखंड है, तो ये झारखंड अगर है ऐसे, तो झारखंड में इस क्षेत्र से यहाँ ढालभूम है, ढालभूम, तो ये ढालभूम के क्षेत्र है। इधर बंगाल है, ये बंगाल हो गया। तो बंगाल में अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ लोग जब सबसे पहले यहाँ पर जो है, आप इलाहाबाद की संधि सुने होंगे 1765 में। तो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुआ तो अंग्रेज़ का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा मिल गया। तो ये जो लोग हैं ना, सब अपना क्षेत्र में घुसना चालू हुआ। तो इस क्षेत्र में ढालभूम के क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहले हुआ था। और यहीं पर है, मतलब ढाल विद्रोह हो गया था, ढाल विद्रोह, ठीक है, विद्रोह, ठीक है। ढाल विद्रोह हो गया था कब, 1767 ईस्वी में हो गया था। 1777 ईस्वी तक ये 10 वर्षों तक चला था। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज़ों ने हटा दिया था और नेमू ढाल को शासक बना दिया था। बाद में जगन्नाथ ढाल जनता के साथ मिल करके आंदोलन किया, फिर अंग्रेज़ों को जगन्नाथ ढाल को शासक बनाना पड़ा, नेमू ढाल को हटा दिया। यही विद्रोह था, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी, झारखंड में महात्मा गांधी किन्हें कहा जाता है? झारखंड का महात्मा गांधी किन्हें कहा जाता है? पूरन चंद को कहा जाता है। ये पलामू के व्यक्ति थे, ठीक है, पूरन चंद पलामू के व्यक्ति थे, इनको महात्मा गांधी कहा जाता है। झारखंड का आयरन लेडी कहा जाता है दयामणि बारला को, ठीक है। फिर लेडी टार्जन कहा जाता है जमुना टुड्डू को, ठीक है। मतलब एक देखेंगे यहाँ पर मतलब बोरा बांध के लिए फेमस है, वाटरमैन कहा जाता है सिमन ओरांव को। ये सब याद रखिएगा, ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बसंत तिर्की को चाचा कहा जाता है, ठीक है। सरोजा अय्यर को क्या कहा जाता है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। आगे चलते, दिसुम किसको कहा जाता है, ठीक है। दिसुम बाबा किसको कहा जाता है, दिसुम गुरु किसको कहा जाता है, वो सब आप लोग बताइएगा। धरती आभा तो हम जानते हैं बिरसा मुंडा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बोकारो में। बोकारो में झारखंड का तीसरा जो है स्टेडियम बन रहा है, तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बोकारो में बन रहा है, ठीक है। और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है? बोकारो में है। इस तरह से एक मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है, मोहन आहूजा है, ठीक है। एक है मोहन आहूजा, मोहन आहूजा इंडोर, ठीक है, इंडोर। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है कहाँ पर? तो ये जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। और एक है इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, ठीक है। इंडोर स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? तो ये है दुमका में। तो आपसे पूछा जाएगा दुमका में है, तो इंडोर स्टेडियम दुमका, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर, और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो। तो ये सब याद रखेंगे। JC ग्राउंड ये रांची, ठीक है, याद रखेंगे। डिगवाडी स्टेडियम, गोल्फ स्टेडियम, ये सब कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो धनबाद में मिलेगा। कंचन ग्राउंड जो है, कजन ग्राउंड इसको बोलते हैं, ये कहाँ पर है? हजारीबाग में है। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, झारखंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है? कोमालिका बारी जो है ना, ये तीरंदाजी खेलती है। एक समय में देखा जाए तो ये आपका जो दीपिका कुमारी है उससे अच्छा खेलती थी ये, हालांकि अभी ये भी नहीं पता चलती है कहाँ चल गई। वो दीपिका पादुकोण बोलते हैं, वो तो प्रकाश पादुकोण की बेटी है, वो तो अलगे दुनिया की है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो दीपिका कुमारी अतनु दास से शादी की, वो भी तीरंदाज था, और दोनों शादी करके दोनों मेहरा गया। कहने का मतलब दोनों टॉप में चलता था। एक समय इंडिया का पूरा विश्व का सबसे टॉप तीरंदाज था, लेकिन अब दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। कुछ पता नहीं चलता कहाँ पर खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तो याद रखिएगा, तीरंदाजी की कोच एक है पूर्णिमा महतो। अभी विश्व कप तीरंदाजी का होने वाला, तो उन पर दारोमदार दिया गया कंधों पर कि आपको लाना होगा। और ये पूर्णिमा महतो झारखंड की है, याद रखना है। पूर्णिमा महतो झारखंड की है, अभी तीरंदाजी की कोच है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे दिलीप तिर्की, वो झारखंड के क्षेत्र में पहले थे, मतलब हॉकी के अध्यक्ष, अभी भारत के संघ के हॉकी के अध्यक्ष हैं, और बोला है कि जो हॉकी का प्रीमियर लीग है वो आपका झारखंड में होगा, ठीक है। तो ये बोला गया है। और एक हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में बना है, उड़ीसा में। पूछ देगा ना बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, तो सब लोग मार देगा रांची, लेकिन रांची में नहीं है, उड़ीसा राउरकेला में है। रांची में एक हॉकी का स्टेडियम है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में है, जहाँ पर हॉकी का खेल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है हॉकी का 2-3 खिलाड़ी याद रखेंगे, सिल्वानुस डुगडुग, सुमराय टेटे, निक्की प्रधान, ठीक है। उसके बाद अंशुता लकड़ा, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिल्वानुस डुगडू और सुमराय टेटे 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1964 ईस्वी में। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखेंगे। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ था, 5 ईयर प्लान में हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। अभी सेल के अंतर्गत काम करता है, रूस के सहयोग से हुआ था, रूप नहीं, ठीक है, ये लड़की लोग के लिए रूप आता है, रूस, ठीक है, रूस के सहयोग से हुआ था। उसको उस समय USSR कहा जाता था, USSR के सहयोग से ये बना था, याद रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको जो है ना, इसको लो अयस्क जो है वो लौटता हुआ जो रेल होता है, लौटता हुआ ट्रेन होता है, उससे प्राप्त होता है, क्योंकि इस क्षेत्र से कोयला जाता है,
कहाँ पर आपका पश्चिमी सिंहभूम के तरफ में, वहाँ कोयला दिया जाता है, फिर वहाँ से खाली नहीं गड़िया आ जाए तो ईंधन बर्बाद होगा, तो वहाँ से लोहा लेते आ जाता है और यहाँ लोहा बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। ठीक है, बोकारो आप जानते हैं मतलब 1991 ईस्वी में स्थापना हुआ था। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो में स्थित है। गोमियो विस्फोटक कारखाना जो है 1956 में बना था, यहीं पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू पार्क उर को कुछ पूछे तो यहीं मार दीजिएगा। और मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर यहीं पर है। ठीक है, करगली कोयला क्षेत्र है जो है यहीं पर है। पहले एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी था, लेकिन अब जो है चतरा का पीपरवार क्षेत्र हो गया है, तो ये हट गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुंडा राज्य का अंतिम राजा कौन सा था? तो मदरा मुंडा। मुंडा वंश का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा था। याद रखेंगे, ये मदरा मुंडा जो है अंतिम राजा था। इसने ही फनी मुकुट राय को गोद लिया था और गोद लेने के बाद जो है मुंडाओं ने अपना शासन नागवंशी राजाओं को सौंपा, मतलब एक प्रकार से गैर आदिवासियों को सौंपा था, जिसमें पहला राजा जो है वो कौन बना था? तो याद रखेंगे पहला राजा यहाँ पर कौन बना था? तो पहला राजा जो है मतलब फनी मुकुट राय बना था और वो सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। वैसे मुंडा वंश का संस्थापक रीता मुंडा था। सुतिया पहान को पहला राजा बनाया था और उसने सुतिया नागखंड को पहली राजधानी बनाया था। और इस तरह से कई राजा हुए और 7 गढ़ी में और 21 परगना में विभाजित किया था और चला रहा था। लेकिन मदरा मुंडा अंतिम शासक जो है वो गैर जनजातियों को सत्ता सौंपा था 64 ईस्वी में और फनी मुकुट राय शासक बना था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे और पूरी तरीक़ा से डिटेल से उसको देख लेंगे। हापा मुनि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हापा मुनि मंदिर गुमला में स्थित है। गुमला 1983 में बना है। 1902 ईस्वी में रांची का एक अनुमंडल बना था। 1983 में रांची से कट करके जिला बना। हापा मुनि मंदिर गुमला में स्थित है। अंजन धाम गुमला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो टांगीनाथ गुफा ये भी गुमला में है। प्रेमा घाट जलप्रपात गुमला में, सदनी घाट जलप्रपात गुमला में है। चैनपुर गुमला से शंख नदी निकलती है और जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो बता दिए। ठीक है, अल्बर्ट एक्का, जतरा भगत, ठीक है, ये सब कार्तिक उरांव, ये सब का संबंध कहाँ से है? तो गुमला से है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रांची की स्थापना कब हुआ था? तो 1899 में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1833 ईस्वी में 3 जिला हुआ करता था। एक आपका जो है हजारीबाग, एक था लोहरदग्गा, ठीक है, और एक था मतलब जो है एक आगे था मानभूम। तो यहाँ पर लोहरदग्गा को हटा दिया गया था, विल्किंसन इसको हटाकर और रांची को जिला बना दिया था। ठीक है, रांची को जिला बना दिया था। हालांकि बाद में लोहरदग्गा 1983 में फिर से जिला बना। तो 1899 ईस्वी में रांची की स्थापना हुआ था। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। झारखंड में 2021 में देखा जाए तो वन सर्वेक्षण के अनुसार कितना प्रतिशत जंगल है? तो झारखंड में जंगल कितना है? 29 पॉइंट देखा जाए तो 76% है। अभी भी जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में आदर्श वन 33% होना चाहिए, इससे कम है। तो इसका मतलब है कि अभी कुछ जंगल और बढ़ाना है इसको। ठीक है, तब ही आदर्श वन कहलाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन बढ़ाया है गढ़वा सबसे ज़्यादा वन बढ़ाया 40 वर्ग किलोमीटर, ये एक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। और सबसे ज़्यादा जंगल कम कौन किया है? तो कम किया है लातेहार, 3.3 वर्ग किलोमीटर में जंगल कम हुआ है। और न बढ़ाया है न घटाया है कौन? गोड्डा, जो ग्रामीण एरिया है गोड्डा है, न बढ़ाया है बराबर पर रखा है, न बढ़ाया जंगल न घटाया कौन? गोड्डा। और कम किया है कौन सबसे ज़्यादा? तो 3.3 वर्ग किलोमीटर में लातेहार। और गढ़वा सबसे ज़्यादा जंगल बढ़ाया है। पूरा भारत में जंगल बढ़ाने में 5वां स्थान पर कौन है? तो ये 5वां स्थान पर आता है कौन? झारखंड। और पूरा भारत का जंगल का हिस्सा में देखेंगे तो 3.5% इसका हिस्सा पड़ता है झारखंड का। मतलब पूरा भारत में झारखंड का वन का हिस्सा 3.5% के आसपास है। तो ये सब याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान समय में कुल कितने जनजाति हैं? तो देखिए जनजाति अगर देखा जाए ना, ये जो जनजाति है ये यहाँ पर एक होता है, देखा जाए तो केवल जनजाति बोलिएगा, जनजाति। ठीक है, और एक आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जनजाति। तो आदिम जनजाति है 8। ठीक है, टोटल जनजाति 33 हुआ, तो आदिम हो गया 8। उसमें माल पहाड़िया सबसे बड़ा जनजाति हो गया, माल पहाड़िया आदिम में। ठीक है, और उसके बाद 25 जो बचा
25 हो गया जनजाति, मतलब एक प्रकार से थोड़ा विकसित है। इसमें संथाल सबसे बड़ा है, संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तो है ही। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आज जनजातियों में सबसे योग्य होता है उरांव लोग। उरांव लोग जो है सबसे योग्य होता है, याद रखेंगे, मतलब शिक्षित होता है। जिस तरह से धोबी, अगर एसटी में, ठीक है, एससी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा धोबी होता है। 22 एससी हैं हमारे यहाँ, उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा धोबी होता है। इसी तरह से 33 जनजातियों में जो पुराण लेकर बता रहे हैं, पुराण ऐड करके 33 में उरांव सबसे पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के क्षेत्र में देखा जाए तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? विनोदानंद झा। विनोदानंद झा जो है 1961 ईस्वी में बने थे और 1963 तक रहे थे। झारखंड के क्षेत्र से पहले जो है बनने वाले मुख्यमंत्री यही थे। बाद में जो है, इसके बाद जो 1963 ईस्वी में कौन बने थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय बने थे। ये भी हजारीबाग के क्षेत्र के थे और ये भी झारखंड के थे। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से बने थे। बिहार का कौन? तो ये बने थे मतलब कृष्ण बल्लभ सहाय। अब पहले तो विनोदानंद झा बने थे, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देवघर में समानांतर सरकार का गठन किसने किया था? तो समानांतर सरकार का गठन जो है वो कहाँ किया गया था, किस जिला में? तो देवघर में किया गया था। और समानांतर सरकार का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे, विनोदानंद झा ने किया था। ठीक है, विनोदानंद झा ने किया था समानांतर सरकार का गठन। 1929 ईस्वी में एक यहाँ पर विद्यापीठ खोला गया था, जिसको 2015 में बंद कर दिया गया। उसको फिर से चालू करने की बात की जा रही है। तो अब विद्यापीठ का स्थापना 1929 ईस्वी में देवघर में हुआ था। यहाँ पर जो है याद रखेंगे, देवघर एयरपोर्ट है, देवघर में झारखंड का एकमात्र एम्स बना है, प्लास्टिक पार्क देवघर में बन रहा है, जसीडीह में नैनो यूरिया तरल संयंत्र लगा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्या बनेगा? तो देवघर में अभी रॉकवे दुर्घटना भी देवघर के क्षेत्र में हुआ था। 1983 में देवघर बना था, बाबा धाम एरिया है ये। तो ये सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पर बन रहा है। मतलब सांस्कृतिक शहर भी, सांस्कृतिक राजधानी भी देवघर को बोलते हैं। ये सब जो बोल देते हैं ना, उसको एक दो बार सुन लीजिएगा, सब पूछा जाता है। ठीक है, किस जिला में किस जिला का जो मांदर है उसको भौगोलिक संकेतक के रूप में मांग किया गया है? तो याद रखेंगे, गुमला। गुमला का रायरंगपुर का मांदर है, उसको जीआई टैग देने का मांग किया गया है। मतलब जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जिससे उस क्षेत्र का पहचान जो है एक अलग छवि बनता है, अलग उत्पाद के रूप में उसका पहचान बनने से उसका बिक्री बढ़ेगा, उसका महत्व बढ़ेगा। तो मांदर जो है ना, ये बहुत पुराना वाद्य यंत्र है झारखंड का। तो इसका जीआई टैग जो है वो एक विशेष प्रकार का मांदर जो है रायरंगपुर गुमला का, उसको देने का यहाँ पर जीआई टैग बात कर रहा है। वैसे केसरिया कलाकंद जो है आपका, केसरिया कलाकंद है कहाँ पर? तो ये आपका कोडरमा का है केसरिया कलाकंद, उसको भी देने का मांग चल रहा है। अगर उसको भी दिया जाता है और इसको भी, तो ये 3 प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि सोहराय और कोहबर कला शैली को तो 2020 में ये मिल गया है, बुलू इमाम का प्रयास से मिल गया है। तो ये पहला अभी तक मात्र एक रहा है जीआई टैग, सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली, जो हजारीबाग से संबंधित है। और अगर इसको मिलता है तो ये दूसरा हो जाएगा रायरंगपुर का मांदर, और तीसरा अगर केसरिया कलाकंद को मिलता है तो तीसरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी नहीं मिला है, प्रोसेस में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है? 900 से 1100 मीटर। 900 से 1100 मीटर है। आपको पूछा जाएगा पाट क्षेत्र कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। और ये जो है आपका लातेहार है, ये आपका लोहरदग्गा है, ये आपका गुमला है। तो गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार में पाट क्षेत्र फैला हुआ है। 900 से 1100 मीटर है। यही पाट क्षेत्र से, मतलब के टोरी लातेहार क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है। अब पूरा तरीका से बंगाल में आग लगाने का काम करती है। ठीक है, पूरा तरीका से बंगाल को दहला देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाकी बरसात में तो दहलाती है, लेकिन गर्मियाँ में सूखल रहती है। और दामोदर नदी ही उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को विभाजित भी करती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। झारखंड महोत्सव मनाने का शुरुआत कब हुआ, मतलब किसने किया था? तो ये मतलब रघुवर दास ने किया था। गैर जनजातीय मुख्यमंत्री, एक कार्यकाल को पूरा करने वाले अभी तक के पहले मुख्यमंत्री हैं। अभी तक कोई भी 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया है। मतलब हम लोग को लग रहा था कि हेमंत सोरेन कर लेते, लेकिन ये जेल चल गए तो इनका कार्यकाल नहीं पूरा हुआ।
तो कुल मिला के एक मात्र गैर जनजाति मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, यही 5 साल पूरा किए हैं झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में। अभी तक 7 लोग मुख्यमंत्री बना है, 13वें क्रम में बने हैं कौन, अभी हेमंत सोरेन बने हैं, व्यक्ति में 7 ही मुख्यमंत्री अभी तक बना है, चंपई सोरेन को जोड़ने के बाद बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये हो गया। तो 2000 कब चालू हुआ था, 2015 में ये चालू किए थे, ये महोत्सव 2015 में चालू हुआ था। इनका कहना था कि मतलब कि ये महोत्सव से जो है सांस्कृतिक पहचान बनेगा और एक अलग महत्व के रूप में उस क्षेत्र का पहचान बनेगा, ठीक है। बहुत सारा जो है नगर उटारी महोत्सव, फिर रजरप्पा महोत्सव सब चालू हुआ, लेकिन भद्रकाली महोत्सव सबसे पहले प्रारंभ हुआ था और रघुवर दास ने 2015 में किया था और ये चतरा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क महोत्सव का नाम बदल दिया गया है। तो कोणार्क महोत्सव को किस नाम से जाना जाता है, तो हजारीबाग महोत्सव के नाम से जाना जाता है कोणार्क महोत्सव। अब पहले कोणार्क महोत्सव था, अब हजारीबाग महोत्सव किया गया है, उसका नाम बदल करके। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, कजन ग्राउंड में ज़्यादातर इसको मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे हजारीबाग देखा जाए तो हजारीबाग का सबसे प्रभावी महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी, तो ये सरस्वती देवी सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से इनका नाम आता है। ये जो है मतलब देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये सब में सक्रिय रही थी हजारीबाग के क्षेत्र से, और इनको जेल भी भेजा गया था। लेकिन जब हजारीबाग जेल से इनको ट्रांसफ़र भागलपुर किया जाता था तो यहाँ पर छात्र लोग इनको पूरा तरीक़ा से रोक लिया था और इनको छोड़ा दिया था, मतलब अंग्रेज़ों के चंगुल से, ठीक है। तो बहुत शक्तिशाली और प्रभावी थी, याद रखेंगे। यहाँ पर मतलब देखा जाए जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जो है जेल से कब फरार हुए थे, तो 1942 में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उसी समय ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे 5 सहयोगियों के साथ में, ठीक है। 9/2/1942, तो 9/2/11 होना मतलब भाग जाना, तो 2 हटा दीजिए, तो 9 तारीख 11 महीना और 1942 ईस्वी को ये फरार हुए थे और 5 सहयोगियों के साथ भागे थे, इसलिए अभी जयप्रकाश नारायण कारागार नाम रखा गया। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है उसी के बगल में है, और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, यही सब क्रम में एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा। मतलब 3-4 चीज़, मतलब एक तो सबसे पहले आप जब जाइएगा तो यहाँ पर इंदिरा गांधी स्कूल मिलेगा, फिर आगे जाइएगा तो ये जयप्रकाश नारायण कारागार मिलेगा, फिर आगे जाइएगा तो मेडिकल कॉलेज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और उससे आगे जाइएगा तो हजारीबाग आकाशवाणी मिलेगा, और उसके बाद आगे जाइएगा तो वहीं पर वहीं पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा। तो इस तरह से सब लाइन से है ये, ठीक है। तो इसको आप देख भी सकते हैं, एक बार जाइएगा सब लगातार देख लीजिएगा एक जगह खड़ा होकर के, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे झारखंड का जो छोटा नागपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, तो रूर प्रदेश कहा जाता है। एक रूर जो जगह है ना वो जर्मनी में है, जर्मनी में एक रूर जगह है जहाँ पर जिस तरह से यहाँ के छोटा नागपुर के प्लेट में पूरा तरीका से खनिज पाया जाता है, उसी तरह से जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वहाँ पर भी इसी तरह का खनिज पाया जाता है, इसीलिए वो रूर प्रदेश का संज्ञा हमारा छोटा नागपुर प्रदेश को दिया जाता है। रत्न भूमि हमारा प्रदेश को कहा जाता है, मतलब रूर प्रदेश कहा जाता है, खनिजों का गोदाम कहा जाता है, ठीक है। ये सब नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स, मैग्नीज, कोयला, सोना, फिर उसके बाद यूरेनियम, फिर उसके बाद देखा जाए तो तांबा, बॉक्साइट, सब हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हमारे यहाँ टीन नहीं पाया जाता, टीन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और वो एकाधिकार है उसका, छत्तीसगढ़ मात्र एक टीन का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 15वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का बैठक कहाँ पर हुआ था, तो पलामू में। 15वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो बैठक हुआ था ये पलामू में हुआ था 1920 ईस्वी में। आप लोग बताइएगा, 1920 ईस्वी में हुआ था। और CF एंड्रूज, ठीक है, एंड्रूज, ये CF एंड्रूज ने इसका बैठक का अध्यक्षता किया था। CF एंड्रूज को दीनबंधु, CF एंड्रूज को कहते हैं दीनबंधु। देश बंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। अब बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं, वही शेख हसीना के पप्पा, ठीक है, शेख हसीना के पिताजी को बंग बंधु बोलते हैं, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, और देश बंधु चित्तरंजन दास, और यहाँ पर दीनबंधु CF एंड्रूज। ये याद रखेंगे, यही अध्यक्षता किए थे पलामू बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो बैठक हुआ था कांग्रेस का, यहीं पर इन्होंने ही किया था। और 16वां जो हुआ था ना वो हजारीबाग में हुआ था,
ठीक है। 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का बैठक कांग्रेस का हुआ था, ये 1921 में सरला देवी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। सरला देवी ने अध्यक्षता किया था, याद रखेंगे। और हजारीबाग के क्षेत्र में 1921 में 16वां हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी सबसे पहले झारखंड जो है क्षेत्र में कब आए थे, तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में झारखंड के क्षेत्र में महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के संबंध में यहाँ आए थे, ठीक है। एक बार जो है 1920 में भी आए थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। और 1925 ईस्वी में एक बार आए थे, संत कोलंबस कॉलेज में आए थे 1925 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में लास्ट बार आए थे। तो इस तरह से बहुत बार महात्मा गांधी का आना जाना इस क्षेत्र में लगा रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। संत कोलंबस कॉलेज जो है वो 1899 में बना है, जिस समय रांची जिला बना था उसी समय 1899 में बना था। और एकमात्र महाविद्यालय ये है बिहार और जो है पूरा झारखंड के क्षेत्र का सबसे पुराना महाविद्यालय है संत कोलंबस महाविद्यालय। 13 स्टूडेंट के साथ ये JH मोरे प्रिंसिपल थे, चालू हुआ था। आज देखिए ये एक अलग पहचान बनाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे झारखंड बिहार का सबसे पुराना महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय कौन सा था, तो ये संत कोलंबस महाविद्यालय 1899 ईस्वी में बना था। कौन मिशनरी इसको बनाई थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो BVU विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो 1992 में बना है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि ये 1899 में बना तो इसके अंतर्गत कैसे आएगा, ये 1992 में बना है। तो भाई सबसे पहले 1899 में जब बना था तो बंगाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, ये बंगाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो फिर जब 1960 में रांची विश्वविद्यालय बना तो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो गया कोलंबस। अब फिर जब 1992 में रांची विश्वविद्यालय से कट करके विनोबा भावे बना तो ये विनोबा भावे अंतर्गत रख दिया गया कोलंबस को। तो बेचारा को बड़ी नचाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मतलब देवघर धाम कहाँ स्थित है, तो देवघर धाम जो है कोडरमा में है। झारखंड धाम बोला जाए तो झारखंड धाम कहाँ पर है, तो ये झारखंड धाम आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो गिरिडीह में। गिरिडीह में झारखंड धाम है। देवघर धाम कहाँ पे, कोडरमा में है। अमरेश्वर धाम जो है वो देखने को कहाँ मिलेगा, लोहरदगा क्षेत्र में। कहीं कहीं ये आपको देखने को रांची में भी मिल जाएगा अमरेश्वर धाम, ठीक है। चिरैया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, BPSC क्वेश्चन पूछा है, BPSC क्वेश्चन ये पूछा तो आपका पूछिए सकता है। चिरैया कोयला क्षेत्र जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मतलब प्रसिद्ध है लो अयस्क के लिए। और है कहाँ पर स्थित, पश्चिमी सिंहभूम में ये क्षेत्र है। और लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि लो अयस्क का क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम का 12 ज़्यादा ग्रुप का जो पत्थर है उसी में है। इस धारवाड़ क्रम का पठार, धारवाड़ क्रम का चट्टान भी बोलते हैं। धारवाड़ नाम पड़ा है, एक जिला है, मतलब आप देखेंगे कोडरमा, मतलब ये कोडरमा बोलते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, उसी के नाम पर है क्योंकि वहाँ उत्तम प्रकार का पाया जाता है लो अयस्क, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसका है, तो ये धनबाद का है। धनबाद का मात्र जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 11.99 है। मतलब 10 सालों में 11.99 लोग ही बढ़े, मतलब 12 लोग बढ़ाए मात्र। और सबसे ज़्यादा जो बढ़ा दिया ना कोडरमा का दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। कोडरमा का पेनमा कहा हो जाता है पता नहीं, 43.42% है ये, 43.42%। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर 43.42% कोडरमा का है, सबसे कम आपका धनबाद का है, याद रखिएगा, ठीक है। साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पुरुष में देखा जाए तो रांची का है। पुरुष में भी सबसे ज़्यादा रांची, महिला में भी सबसे ज़्यादा रांची, और टोटल में भी रांची सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। और 66% जो है साक्षरता दर पूरा झारखंड में है। सबसे कम जो साक्षरता दर टोटल पाकुड़ में है, फिर पुरुष भी पाकुड़ में है, महिला भी पाकुड़ में ही है, ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला। नेक्स्ट देखा जाए तो आगे देखते हैं, झारखंड सरकार जो है वो कृषि उत्पादन को देखा जाए तो उद्योग का दर्जा दिया है। किस कृषि उत्पाद को उद्योग का दर्जा दिया है, लाह को उद्योग का दर्जा दिया है। लाह जो है हमारे क्षेत्र में ही उत्पादन होता है, पूरा भारत का सबसे ज़्यादा। और चूड़ी उड़ी उद्योग जो महिला लोग पहनती है ना, चूड़ी या चमकीला वाला, ओकरा साटने के लिए एकरा प्रयोग किया जाता है। फिर वो जो मुंह में लगाती है, चुपोती है, तो ओकरा में जो चमकते रहता है ना,
ऊपर में जो तो वो चमकते रहता है, वो भी लाहे रहता है एक प्रकार से, लाह का गोंद रहता है एक प्रकार से, ओकरे पर चिपकावल रहता है। यही लाह खुट्टी उट्टी क्षेत्र में और हमारे यहाँ लातेहार क्षेत्र में होता है। लाह अनुसंधान संस्थान भी रांची में है और लाह को कृषि का दर्जा झारखंड सरकार दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो झारखंड का क्षेत्र किस मुगल शासक से अछूता रहा था? तो बाबर और हुमायूं। बाबर हुमायूं, देखिए बाबर तो अपना पानीपत का पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, जो है वो पानीपत का लड़ाई, उसके बाद जो घाघरा का लड़ाई, फिर ये सब लड़ाई लड़ते रह गया था, इन्हें मौके ना मिला झारखंड साइड आने का। और हुमायूं को जो है शेरशाह तो मार मार करके चौपट कर दिया था, दौड़ा दौड़ा के शेरशाह अफगानी था, वो मारते पीटते रहता था। राजमहल तरफ से जब भी जाता था, मन करता था तो घुस जाता था ऊपरे और पूरा ठोक ठाक करके चला जाता था। तो इस तरह से इन्हें चढ़ने ही नहीं देता था हुमायूं को। तो हुमायूं और जो है बाबर का इस क्षेत्र पर अधिपत्य नहीं हुआ था। बाकी इसके बाद वाला जो है वो इस क्षेत्र में आए थे। अकबर तो बहुत बार आया था, सबसे ज़्यादा राजस्व जो है ना हमारे यहाँ से अकबर ही वसूला था, याद रखेंगे। एकदम प्यार प्यार से ठग लिया था, अनपढ़ आदमी था लेकिन पूरा तरीका से दिमाग लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकबर का नवरत्नों में से मान सिंह जो है वो राजधानी झारखंड का किस क्षेत्र को बनाया था? तो ये राजमहल को अपना राजधानी बनाया था। राजमहल क्षेत्र को मान सिंह जो है राजधानी बनाया था। अकबर सबसे ज़्यादा राजस्व इस क्षेत्र से वसूला था, ये भी याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग को कैसा लगा? ये 40 क्वेश्चन लगभग था। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक लाइक करके दीजिएगा, जितना अधिक लाइक रहेगा उतना हम समझेंगे कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। ठीक है, और आप लोग हो सके तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज को अगर आप चाहते हैं आगे बढ़े, इसके साथ साथ में कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, उसके बाद सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन सब चाहते हैं इसी तरह से, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमको ऊर्जा मिलेगा, हम 3-3 क्लास 2-2 क्लास पर डे दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा शेयर कीजिएगा, चैनल को कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, हम भी आप लोग के साथ चलने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम में बहुत कुछ टेस्ट होता है, जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।